अस्पताल के पीछे जाकर शराब पीने लग जाता है। फिर यह दोनों बाइक से 2 रेड लाइट एरिया में पहुंचते हैं। एमडी सेकंड ईयर में इसी आरजीकर अस्पताल में 36 आवर्स की ड्यूटी लगी हुई थी। विक्टिम 8 अगस्त की रात को अपने मॉम डैड से बात करती है। 3 घंटे बाद पेरेंट्स को अपनी बेटी से मिलवाया जाता है। पोस्टमार्टम की खबर सुनते ही लोगों का गुस्सा तेज हो गया और धरने प्रदर्शन पहले की बजाय और बढ़ने लग गए। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां हर गली और हर मोड़ पर कोई ना कोई कहानी छुपी होती है, लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जिसने इस शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है। 8 अगस्त 2024 की रात एक शख्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दाखिल होता है। यह हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल में कोलकाता के श्याम बाजार में स्थित है। जिस समय यह इंसिडेंट होता है उस समय आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वह डॉक्टर संदीप घोष थे। इन पर बहुत सारे एलिगेशन लग चुके हैं जिनकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। सबसे पहले उस रात जो शख्स आया था वह कोई और नहीं बल्कि कोलकाता रेप मर्डर केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय था। संजय रॉय अपनी मां के साथ रहता है और उसकी एक बहन भी है जिसके साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। इसने 4 शादियां की थी जिनमें से 3 बीवियां छोड़कर चली जाती हैं क्योंकि पड़ोसी बताते हैं कि वह अपनी बीवियों के साथ शराब पीकर जानवरों जैसा व्यवहार करता था और इसकी चौथी बीवी की 1 साल पहले कैंसर के कारण डेथ हो जाती है। संजय रॉय सन 2019 में कोलकाता की वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन करता है। वॉलंटियर फोर्स का काम ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक सेफ्टी और पुलिस के छोटे मोटे कामों में सहायता प्रदान करना होता है। इसके बदले इसको गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी के रूप में 12,000 रुपए दिए जाते थे। संजय रॉय पुलिस के लिए काम करता था, इस वजह से उसने अपनी बाइक पर पुलिस लिखवा रखा था। यहाँ तक कि इसने अपनी टी शर्ट पर भी पुलिस लिखवा रखा था, इसलिए सभी रिलेटिव इसे पुलिस वाला ही समझते थे। इसकी माँ भी इसे पुलिस वाला समझती थी। यह नेताओं की चापलूसी करके और इधर उधर जुगाड़ लगाकर अपनी ड्यूटी आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में करवा लेता है क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में ऊपरी कमाई अच्छी खासी हो जाती है, इसलिए यह एक्स्ट्रा इनकम के लिए एडमिट करवाने, बेड दिलवाने और दवाई दिलवाने के नाम पर पैसा चार्ज करता था। आसान शब्दों में कहें तो यह दलाली का काम करता था। एक बार संजय एक अनजान लेडीज की मदद करता है, उसे फ्री में बेड दिलवाता है, यहाँ तक कि उसकी दवाई के लिए अपने पैसे खर्च करता है। लेकिन दोस्तों संजय कहाँ किसी का भला करने वाला था। जैसे वह लेडीज अपने घर चली जाती है तो यह उसको गंदे गंदे मैसेज करके और कॉल करके परेशान करता है। अपने आप को पुलिस में होने का दावा करके उस औरत को यौन संबंध बनाने के लिए फोर्स करता है। वह औरत इसकी एक भी धमकी से नहीं डरती है और इसकी कंप्लेन पुलिस थाने में जाकर दर्ज करा देती है। संजय रॉय को पुलिस थाने बुलाती है और उसके कॉल मैसेज चेक किए जाते हैं। लेडीज ने जो बताया था वह सब कुछ सच निकलता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और इसे समझा बुझाकर छोड़ दिया जाता है क्योंकि इस पर नेताओं का हाथ था तो इसकी पुलिस में चलने भी लगी थी। ऐसे ही संजय रॉय पर अपनी पत्नियों ने केस लगा रखे थे, लेकिन यहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। काश पहले ही किसी मामले को लेकर पुलिस ने एक्शन लिया होता तो शायद आज हमें यह दिन देखने को नहीं मिलता। खैर छोड़ो, संजय रॉय की हिम्मत धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और अपने आप को नेताओं के समान मानने लगता है। साल 2021 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा बदलाव आता है और इस कॉलेज के नए प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को बनाया जाता है। यह इससे पहले नेशनल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे। नेशनल कॉलेज में इन पर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे, लेकिन इनका ट्रांसफर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के रूप में कर दिया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि संदीप घोष के कुछ करीबियों में से इसका एक करीबी संजय रॉय भी था, इसलिए हॉस्पिटल में आने जाने पर संजय रॉय पर कोई रोक टोक नहीं थी। यह किसी भी वार्ड में आ जा सकता था। संजय रॉय 5 अगस्त को पुलिस के किसी काम से खड़गपुर के सालवा पहुंचता है और 8 अगस्त को वापस आरजीकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वह दिन में अपने साथी दोस्त जो कि सिविक वॉलंटियर था उसके किसी रिलेटिव को एडमिट करवाने के बाद चला जाता है। अब यह दोबारा से रात के 11 बजे इस पेशेंट की सर्जरी के काम से हॉस्पिटल आता है, लेकिन सर्जरी में देरी होने की वजह से
यह अपने साथी दोस्त के साथ अस्पताल के पीछे जाकर शराब पीने लग जाता है। अब लगभग रात के 12 बज चुके थे, इनकी शराब भी खत्म हो गई थी। फिर यह दोनों बाइक से 2 रेड लाइट एरिया में पहुंचते हैं। रेड लाइट एरिया में इसका साथी अंदर जाता है, लेकिन संजय रॉय बाहर रोड पर ही खड़ा रह के रास्ते में जा रही 1-2 लड़कियों पर गंदे गंदे कमेंट करता है। फिर थोड़े टाइम बाद इसका साथी दोस्त उबर बाइक लेके अपने घर चला जाता है। अब संजय रॉय अकेला फुल नशे में धुत था, लेकिन फिर भी वह दोबारा शराब पीकर हॉस्पिटल की तरफ चल देता है। इधर जूनियर डॉक्टर जो कि एमबीबीएस करने के बाद एमडी सेकंड ईयर में इसी आरजीकर अस्पताल में 36 आवर्स की ड्यूटी लगी हुई थी। अक्सर जो जूनियर डॉक्टर होते हैं उनको रहने के लिए कोई अलग से कमरा नहीं दिया जाता है और उनकी ड्यूटी लिमिटेड ब्रेक के साथ नॉन स्टॉप 24 आवर 36 आवर मैक्सिमम 72 आवर्स तक होती है। ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स को जहां भी जगह मिलती थी वहां अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। जूनियर डॉक्टर्स का खाना पीना हॉस्पिटल में ही होता था और छुट्टी भी ना के बराबर मिलती थी, तो इनका रहना भी ज्यादातर हॉस्पिटल में ही होता था, इसलिए इनको रेजिडेंट डॉक्टर भी बोला जाता है। विक्टिम 8 अगस्त की रात को अपने मॉम डैड से बात करती है और लगभग 2 बजे अपने जूनियर डॉक्टर्स के साथ डिनर करती है। 2:30 बजे समथिंग अपनी कजन के मैसेज का रिप्लाई करती है और फिर कुछ पेशेंटों को देखने के बाद 3:05 पर थोड़ा आराम करने के लिए 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल में चली जाती है। मॉर्निंग के 6 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 6 बजे स्टाफ का एक मेंबर सेमिनार हॉल की तरफ जाता है और जैसे ही सेमिनार हॉल में वह दाखिल होता है तो वह स्टाफ का मेंबर अंदर का दृश्य देखकर बदहवास चीखता चिल्लाता हुआ सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। थोड़ी देर में कुछ सीनियर जूनियर डॉक्टर्स स्टाफ मेंबर की भीड़ सेमिनार हॉल के अंदर जमा हो जाती है। जो भी सेमिनार हॉल का ये खौफनाक मंजर देखता है उसकी रूह कांप जाती है और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह सभी देखते हैं कि खून से लथपथ अर्धनग्न अवस्था में एक बॉडी पड़ी हुई है जिसके पूरे जिस्म पर जख्मों के निशान हैं। कुछ टाइम के बाद हॉल में मौजूद डॉक्टर के द्वारा बॉडी की पहचान ट्रेनी डॉक्टर के रूप में करके इसे डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। आखिरकार यहाँ सबको समझ आ गया कि जूनियर डॉक्टर्स के साथ क्या हुआ था। अब ठीक 1 घंटे बाद ठीक 7 बजे सीनियर डॉक्टर के द्वारा कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को कॉल किया जाता है और बताया जाता है कि हमारे ही कॉलेज की एक ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी सेमिनार हॉल में इस कंडीशन में पड़ी हुई है। अस्पताल से संदीप घोष के घर की दूरी 30 मिनट की थी। यह फूलबाग नामक जगह पर रहते थे। यह लगभग 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। 6 से 8 बज गए लेकिन बॉडी अभी भी सेमिनार हॉल में थी। संदीप घोष आते ही सब कुछ देखते हैं, सीनियर जूनियर डॉक्टर से बातचीत करके अपने ऑफिस में चले जाते हैं। अब पहली बार संदीप घोष के द्वारा कोलकाता पुलिस को कॉल किया जाता है। कमाल की बात है दोस्तों, बॉडी को 6 बजे देखा गया और पुलिस को कॉल ठीक 3 घंटे बाद 9 बजे किया गया, जबकि सबसे पहला फोन कोलकाता पुलिस के लिए होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। 9:13 पर कोलकाता पुलिस अस्पताल में दाखिल होती है। पुलिस बॉडी को मोर्चरी में रखवा देती है। मौके वारदात पर ब्लूटूथ नेकबैंड और एक डायरी मिलती है। सेमिनार हॉल में जब लोगों की भीड़ जमा हो रही थी तो क्राइम सीन को किसी के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किया गया। जगह जगह पर जूते और फिंगरप्रिंट के निशान पड़ने की वजह से सबूतों की झज्जियां उड़ चुकी थी। 10:53 पर होश आता है कि इस ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को भी कॉल किया जाए। जूनियर डॉक्टर ने अपनी मां का नंबर इमरजेंसी नंबर के रूप में दे रखा था। फिर स्टाफ के किसी एक मेंबर के द्वारा उसकी मां को कॉल किया जाता है। मां कॉल उठाती है और कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। यह कहकर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मां परेशान हो जाती है, फिर से इस नंबर पर रिडायल करती है। फोन उठाने वाला यह बोलता है कि हम आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। मां अब ज्यादा घबरा जाती है और फिर से तीसरी बार रिडायल करती है। फोन उठाने वाला बोलता है कि मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। माँ के इतना सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब जैसे तैसे करके वह अपने पति को सब कुछ बताती है। इसके बाद वे दोनों बदहवास हालत में हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। 12 बजे लगभग पेरेंट्स आरजीकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां पर संदीप घोष उन्हें थोड़ी बहुत दिलासा देते हैं
माँ अपनी बेटी से मिलने की बार बार मिन्नतें करती है और गिड़गिड़ाती है और यह बोलती है कि आखिर हमारी बेटी को क्या हुआ है, लेकिन उनको बार बार यही बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। 3 घंटे बाद पेरेंट्स को अपनी बेटी से मिलवाया जाता है। बेटी जिस चादर से ढकी हुई थी उस चादर को जैसे ही हटाया जाता है, माँ बाप की चीख निकल जाती है। पेरेंट्स जैसे ही बॉडी की कंडीशन देखते हैं वह समझ जाते हैं कि हमारी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है, इसका रेप मर्डर हुआ है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अपनी बेटी की बॉडी को इस हालत में देखकर माँ बाप के ऊपर क्या ही गुजरी होगी। अब तक यह मामला हॉस्पिटल के अंदर था, लेकिन धीरे धीरे सभी लोगों को पता चलता है, जूनियर डॉक्टर के साथी डॉक्टरों को भी यह पता चलता है कि विक्टिम ने कोई सुसाइड नहीं किया है, बस हॉस्पिटल की साख बचाने के लिए इस मामले को सुसाइड बनाकर दबाया जा रहा है। अब कोलकाता पुलिस पर उंगली उठने लग जाती है, क्योंकि पुलिस द्वारा भी इस मामले को सुसाइड बनाने की कोशिश की जा रही थी। जैसे ही यह बात बढ़ने लगती है तो विक्टिम के माँ बाप और जूनियर डॉक्टर के कुछ साथी मिलकर धरना प्रदर्शन शुरू करके इंसाफ की मांग करते हैं। अब यह बात मीडिया में आती है। जैसे ही बात मीडिया में आती है, पुलिस अपनी हरकत में आती है। सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं। सेमिनार हॉल के बाहर एक सीसीटीवी लगा हुआ था, उसमें देखा जाता है कि स्टाफ के कुछ मेंबर सेमिनार हॉल में जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस निकल जाते हैं। कोलकाता पुलिस द्वारा एक शख्स पर शक किया जाता है, जो कि रात को 4:03 पर एंट्री करता है और लगभग 4:40 पर बाहर निकल जाता है। यह शख्स और कोई नहीं, संजय रॉय था। जब यह सेमिनार हॉल में अंदर जा रहा था तब इसकी गर्दन में ब्लूटूथ देखा गया, लेकिन बाहर आते टाइम गर्दन में कुछ नहीं था। पुलिस का पूरा शक इसी आदमी के ऊपर चला जाता है, क्योंकि डेड बॉडी के पास भी एक ब्लूटूथ नेकबैंड मिला था। फिर पुलिस वाले संजय रॉय की लोकेशन को ट्रेस करके उसके पास पहुंचते हैं। यह लोकेशन उसके बैरक की थी। वह इस क्राइम को अंजाम देने के बाद भी ऐसे बेखौफ सो रहा था जैसे किसी का डर ही ना हो। जैसे ही पुलिस उसके पास पहुंचती है तो नेकबैंड उसके फोन से कनेक्ट हो जाता है। अब इसे जगाकर पुलिस थाने ले जाती है और इससे पूछताछ होती है। तो यह पहले आनाकानी करता है, फिर पुलिस सख्ती से अपनी स्टाइल में पूछती है तो संजय रॉय टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस समझती है कि केस सिंपल था और यह सुलझ गया, लेकिन इधर विक्टिम का पोस्टमार्टम हो रहा था। पोस्टमार्टम की खबर बिल्कुल चौंकाने वाली थी। पोस्टमार्टम की खबर सुनते ही लोगों का गुस्सा तेज हो गया और धरने प्रदर्शन पहले की बजाय और बढ़ने लग गए। लोगों का मानना था कि यह काम अकेले संजय राव का नहीं है, इसमें कुछ बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। लोगों को यहां तक भी डाउट हुआ था कि क्राइम में प्रिंसिपल संदीप घोष का भी हाथ हो सकता है। जनता ने सीबीआई जांच की मांग रख दी। मामला और भी गंभीर होता जा रहा था। इस रेप मर्डर केस में राजनीति शुरू हो गई थी। ममता बनर्जी पुलिस को एक अल्टीमेटम देती है कि 7 दिन में यदि आपने अपनी जांच को पूरा नहीं किया तो हम यह केस सीबीआई को सौंप देंगे। धरने प्रदर्शन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई जाती है और अगले 4 दिनों में केस सीबीआई को यह कहकर सौंप दिया जाता है कि क्राइम सीन पर सबूतों के साथ छेड़खानी हुई है और इस केस की निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो रही है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मस्त थे, अनाप शनाप भाषण दे रहे थे। ममता बनर्जी ने तो यहां तक भी कह दिया कि मुजरिम को हम 10 दिन के अंदर फांसी के तख्ते पर पहुंचा देंगे, जो सुनकर ऐसा लग रहा था कि बड़ा अच्छा मजाक चल रहा है, क्योंकि हमारे भारत देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी केस में 10 दिन में फांसी दी गई हो। और रही बात सीबीआई की, अगर इनका पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अब तक अटका हुआ है। अगर हमारे देश के कानून सिस्टम को देखें तो उसका तो क्या ही कहना। वह एक होनहार और प्रतिभाशाली लड़की थी। जूनियर डॉक्टर की डायरी में अपने माँ बाप और अपने लिए बहुत अच्छे सपने देख रखे थे और उसकी डायरी में लिखा था कि मैं आरजीकर हॉस्पिटल से फर्स्ट रैंक के साथ स्वर्ण मेडल जीतूंगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। लेकिन क्या करें, दरिंदे ने एक माँ बाप से उसका सहारा और बेटी के सपनों को चूर चूर कर दिया था।
आइए अब इस केस की टाइमलाइन पर ध्यान देते हैं। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ। 10 अगस्त को सिविक वॉलंटियर संजय रॉय गिरफ्तार हुआ। ऑटोप्सी रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई और कोलकाता में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। 12 अगस्त को आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दिया। 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने रेप मर्डर और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी। 14 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में देर रात करीब 1000 लोगों की भीड़ ने हिंसा और तोड़फोड़ की। 16 अगस्त को सीबीआई ने संदीप घोष को हिरासत में ले लिया। 21 अगस्त को सीआईएसएफ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा संभाली। हिंसा मामले में 3 पुलिस अफसर को सस्पेंड कर दिया। 24 अगस्त को संदीप घोष के साथ साथ 4 ट्रेनी डॉक्टर और 1 वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। 25 अगस्त को सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष के घर छापा मारा और 15 ठिकानों पर तलाशी ली। 2 सितंबर को सीबीआई ने संदीप घोष के साथ साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 सितंबर को संदीप घोष को अलीपुर जज कोर्ट में पेश किया गया और 8 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। 4 सितंबर को संदीप घोष ने सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करके संदीप घोष पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और ईडी ने छापेमारी की। डॉक्टर की हड़ताल के दौरान की गई 5 मांग। पहली मांग थी कि सबूत से छेड़छाड़ करने वाले सभी लोगों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा मिले। दूसरी मांग में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तीसरी मांग कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दे। चौथी मांग स्वास्थ्य कर्मियों की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और पर्याप्त सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करें। 5वीं मांग में पश्चिम बंगाल के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में थ्रेट कल्चर को खत्म किया जाए। दोस्तों, इस केस से रिलेटेड आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।